साथियों, उर्मी कॉम्पिटिटिव क्लासेस से मैं शैलेंद्र श्रीवास्तव जो आपको वर्णमाला की जो पहली क्लास लाए थे, इसी को कंटिन्यू करते हुए दूसरी क्लास की शुरुआत करते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था वर्णमाला। वर्णमाला क्या है, तो इसको थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। रिवीजन कराने से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और इसको कंटिन्यू करते हुए आगे भी बढ़ जाएंगे। पहले वर्णमाला। वर्णों या लिपियों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। और जैसे का, खा, गा, घा, डॉट डॉट डॉट, ज्ञा तक। और दूसरे आगे बढ़े थे, फिर वर्ण समूह बताया था। वर्ण समूह किसे कहते हैं? जब वर्णों को क्रमबद्ध व्यवस्थित क्रम में न रखा जाए तो उसे वर्ण समूह कहते हैं। वर्ण समूह जैसे खा, गा, चा, टा, डॉट डॉट डॉट, टा और रा आदि। अब इसके बाद हमें हिंदी भाषा देखे थे। हिंदी भाषा जो संस्कृत भाषा के भाष्य शब्द से लिया गया है। भाष्य का अर्थ है बोलना। मानव भाषा के द्वारा ही भावों को, विचारों को और भावनाओं को व्यक्त करता है। हिंदी भाषा की जननी संस्कृत है और भी हमने देखा हुआ था संस्कृत है। और आगे देखते हैं, ठीक है। संस्कृत है, संस्कृत को ही देववाणी कहते हैं। और संस्कृत से परिष्कृत रूप होकर पाली भाषा का जन्म हुआ। पाली जो है बौद्ध धर्म के प्रचार और बौद्ध ग्रंथों के लिए उपयोग की गई भाषा थी। पाली से परिष्कृत या पाली से जन्मी प्राकृत भाषा थी, जो जैन धर्म द्वारा उपयोग की गई भाषा थी। और महावीर स्वामी ने इसी में प्रचार किया हुआ था। और पाली भाषा से हमारी पाली भाषा से प्राकृत भाषा से अपभ्रंश भाषा का जन्म हुआ। अपभ्रंश भाषा का अर्थ है टूटी फूटी भाषा। और अपभ्रंश भाषा से ही हमारी हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। और जो हमारी अब आधुनिक हिंदी है, उसी जो आधुनिक हिंदी है ये अपभ्रंश भाषा से ही जन्मी है। और कभी कभी क्वेश्चन इसमें आ जाता है कि हिंदी का जन्म कहाँ से हुआ, तो एक तो अपभ्रंश भाषा का आ सकता है और ऑप्शन एक या तो संस्कृत भाषा का। जो आपके ऑप्शन में हो वो आप लगा देना, ठीक। और अब आता है कि भाषा की सबसे बड़ी या सार्थक इकाई कौन सी है, तो वाक्य होगी। और इससे भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वर्ण या लिपि। या सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी, तो ध्वनि होगी या वर्ण होगी या अक्षर। इसके बाद शब्द और इसके बाद वाक्य या उन्नति। कभी कभी इन्हीं भाषा की इकाई के रूप में कोई भी इनमें से कोई पूछा जा सकता है। आप अपने विकल्प के अनुसार चुन सकते हैं, ठीक। आगे चलते हैं। हिंदी वर्णमाला देवनागरी लिपि में लिखी गई है, जो ब्राह्मी लिपि का ही परिष्कृत रूप है। ब्राह्मी लिपि को बाएं से दाएं लिखा जाता है। इसी प्रकार हमारी देवनागरी लिपि को भी बाएं से दाएं ही लिखा जाता है। और देवनागरी लिपि को नागरी लिपि भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे लिखते अब वर्ण के विषय में। वर्ण के विषय में अध्ययन करते हैं। वर्ण ध्वनि का
लिखित रूप। ध्वनि वर्ण का मौखिक रूप। वर्ण को ही लिपि कहते हैं। जैसे का, धन, आ, ये आपके वर्ण हो गए अलग अलग। अब वर्ण की परिभाषा। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण ध्वनि के लिखित रूप या उस मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं, जिसके खंड ना हो सके या जिसको तोड़ा ना जा सके। खंड ना हो सके। जैसे का, खा, गा, घा, डाट 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 डाट, ज्ञा। अब इसकी आगे कंटिन्यू करते हुए अब अक्षर के विषय में अध्ययन करते हैं। अक्षर का अर्थ होता है जिसका क्षर ना हो सके। जिसका क्षर ना हो सके। जिसका क्षर न हो सके। जिस ध्वनि या ध्वनि समूह का उच्चारण एक सांस या एक ही बार में होता है उसे अक्षर कहते हैं। जैसे आ, बड़ा आ, का, खा, गा, घा, डाट डाट डाट, ज्ञा। आगे इसके बाद वर्ण से हम अब शुरुआत करते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वरवर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वरवर्ण
स्वरवर्ण किसे कहते हैं? ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है। स्वरवर्ण स्वतंत्र होते हैं। और स्वरवर्ण 11 होते हैं। हिंदी में स्वरवर्ण की संख्या 11 और संस्कृत में स्वर वर्ण की संख्या आ की संख्या 9 है। आ, ई, उ, ली और री ए, आई, ओ, औ। संस्कृत में स्वरवर्ण की संख्या 9। और प्राकृत भाषा में स्वरवर्ण की संख्या 10 है। इसमें जो हिंदी में जो स्वरवर्ण 11 हैं उनमें री को छोड़कर सभी आते हैं। री प्राकृत भाषा में नहीं है। और जो हिंदी में जो स्वरवर्ण जैसे आ, बड़ा आ, ई, छोटी बड़ी, उ, बड़ा उ, री, ए, आई, ओ, औ। हिंदी में जो स्वरवर्ण 11 है उनमें री को छोड़ दिया जाए तो ये प्राकृत भाषा के स्वरवर्ण के बराबर हो जाते हैं। ठीक है। और हम स्वरवर्ण को हम निम्नवत रूप से वर्गीकृत करेंगे। आगे की क्लास कल से शुरू करेंगे।